अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज डॉक्टर यामीन बोचा और आज हम बात करने जा रहे हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। शुक्रिया। आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या वजह है कि पहले के दौर में लोग ज़्यादा सेहतमंद होते थे और कहा जाता था कि 60 साल की उम्र के लोगों को या 60 साल से जो बढ़ जाते हैं उनके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहले यही होता था कि 60 साल का बंदा है, उसको हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई, या 70 साल का है, 80 साल का है, उनकी एजेस में उनको हार्ट अटैक होते थे। यंग जनरेशन में हार्ट अटैक का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक है। लेकिन फिर एक वक्त आया कि अब हम देख रहे हैं कि 25-25 साल, 30-30 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। मेरी एक स्टूडेंट थी जिसने फार्म डी किया और फार्म डी करने के बाद उसकी नई नई जॉब लगी थी और उसका लाइसेंस ही आया था अभी टू प्रैक्टिस एज अ फार्मासिस्ट। तो उसने जॉब ज्वाइन की और उस जॉब ज्वाइन करने के 2 महीने बाद ही उसकी सडन कार्डियक डेथ हो गई, मतलब उसका इंतकाल हो गया। और हम सब शॉक थे कि ये क्या हो गया अचानक से। इतना अच्छा जो है ना उसका एक कैरियर बूस्टिंग थी, एक कैरियर बहुत अच्छा जा रहा था और अच्छी पोस्ट पर वो लग गई थी, तो हम बड़े खुश थे कि बहुत ही अच्छा जो है ना वो उसने अचीव कर लिया। लेकिन 2 महीने बाद उसकी सडन कार्डियक डेथ हो गई। ऐसे आपके भी आसपास कितने ऐसे लोग होंगे जिनका आपको अब तक अफसोस हो रहा होगा कि यार ये इतनी यंग एज में कैसे चला गया, ठीक है। तो वो यंग एज में या सडन कार्डियक डेथ या सडन हार्ट अटैक उसको किस तरह हो गया, देखें ये अचानक से नहीं होता। हम तो कह रहे होते हैं कि सडन कार्डियक डेथ हो गई, लेकिन पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं चलता। जैसे एक कहावत मशहूर है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में नहीं बना था, बहुत सारी कोशिशें उसके पीछे थी, बहुत सारे मंसूबे उसके पीछे थे, फिर जाकर एक एम्पायर बिल्ड होता है, फिर जाकर एक कंट्री बनती है। इसी तरह जो डिजीजेज हैं वो भी ऐसे ही नहीं हो जाती कि फौरन हो गई, अचानक से शुगर डायग्नोस हो गया, हम कहते हैं यार ये तो बिल्कुल सही था, इसको शुगर हो गई, या ये तो बिल्कुल सही था, इसकी कार्डियक डेथ हो गई, इसका हार्ट अटैक हो गया, इसको ब्लड प्रेशर हो गया, इसको फालिज हो गया। ये सारी चीज़ों के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर्स को हम आज कोशिश करेंगे कि हम उसको डिस्कस करें, ठीक है। पहले जब भी हम बात करते थे तो हम डायबिटीज़ की बात करते थे कि भाई डायबिटीज़ जो है वो शुगर हो गई, शुगर का किस किस तरह हमें इलाज करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसी कैसी परहेज़ी करनी है, रोज़े रख सकते हैं, नहीं रख सकते, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इनमें कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, कुछ पर हम इंशाल्लाह आगे वीडियोस बनाएंगे। लेकिन अब जब भी हम बात करते हैं ना शुगर की, या कोई भी ऐसा रिसर्चर है, ठीक है, कोई भी ऐसा क्लिनिशियन है या कोई भी ऐसा क्लिनिकल रिसर्चर है, वो हमेशा बात करेगा मेटाबॉलिक सिंड्रोम की। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपकी शुगर बढ़ी हुई होती है, हाइपरग्लाइसीमिया जिसको हम कहते हैं। दूसरा हाइपरटेंशन, बीपी आपका बढ़ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद ओबेसिटी, मोटापा, ठीक है। उसके बाद हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, ये हम जो लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं ना उसमें एक होता है ट्राइग्लिसराइड, ठीक है ना। तो उस ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना उसको हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया कहते हैं। और उसके साथ साथ एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो लो हो जाता है। ये ट्राइग्लिसराइड से मुझे याद आया कि मेरे एक दोस्त हैं, उनका लिपिड प्रोफाइल उन्होंने करवाया था। वो वैसे उनको हेल्थ की अवेयरनेस है लेकिन परहेज नहीं करते वो तो उनका लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट आया तो उन्होंने बताया कि भाई मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। तो ये ट्राइग्लिसराइड क्यों बढ़ा हुआ होता है, क्या वजह है, क्या नहीं है। तो देखें, ट्राइग्लिसराइड आपका जब भी हाई होता है ना, जिसको हम कहते हैं हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, तो वो जाता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है, ये कलेक्शन है बहुत सारी कंडीशंस का, ठीक है ना, जिसमें आपकी शुगर भी आ गई, ब्लड प्रेशर भी आ गया, ट्राइग्लिसराइड भी आ गई, और उसके साथ साथ एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो कम हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें बढ़ती हैं और वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ा मेन फैक्टर है ओबेसिटी का। ओबेसिटी 2 तरह की होती है, एक होती है पेरिफेरल ओबेसिटी, एक होती है सेंट्रल ओबेसिटी। आपकी पूरी बॉडी में ही अगर आप वेट गेन कर रहे हैं और आपकी पूरी बॉडी ही उसमें इन्वॉल्व है, आपके हाथ भी देखें, पैर भी देखें, वो भी ज़्यादा क्या कहते हैं फैटी हो गए, तो फिर उसको हम कहते हैं पेरिफेरल ओबेसिटी के। बाहर का आपका जो साइडों का हिस्सा है ना वो बढ़ गया है, ठीक है, वो आप पेरिफेरली ओबीज है। वो इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है जितना सेंट्रल ओबेसिटी है। जो दूसरी ओबेसिटी होती है वो सेंट्रल ओबेसिटी होती है, उसमें आपका वेस्ट टू हिप रेशो बढ़ जाता है, ठीक है। आपका पेट और ये सेंट्रल का हिस्सा जो है ना वो आपका फैटी हो जाता है, उसमें फैट बढ़ जाता है, बाकी आपकी पूरी बॉडी पे उसका इफेक्ट नहीं होता। और यही आजकल हो रहा है, सेंट्रल ओबेसिटी बहुत ज़्यादा कॉमन है और सेंट्रल ओबेसिटी की वजह से ही सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है।
तो हम अगर बात करते हैं कि भाई हम शुगर की बात कर रहे हैं या हम ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं या फिर हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कितने ऐसे लोग हैं जिनको कुछ सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ ना कि पहले बहुत सारा प्रोसेस चलता है फिर जाके सिम्टम्स आते हैं, तो वो जो प्रोसेस चलना होता है वो आपको कुछ साइंस जैसे मिल रही होती हैं जिससे आपको मतलब एक अंदाज़ा हो जाता है कि आप किस तरह जो है वो इसको आगे जाके कंट्रोल करें। ठीक है, जब आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होता है तो आपके आइस के अराउंड जो है ना वो एक पिगमेंटेशन हो जाती है जिसको हम कहते हैं ज़ैंथेलिज्मा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिनसे आपको आइडिया हो सकता है कि आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ जाते हैं। अब ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपका होता किस वजह से है? वो होता इसी वजह से है, उसका मेन कल्प्रिट जो है वो ओबेसिटी है। ठीक है, ओबेसिटी की वजह से होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। हमने पहले बहुत ज़्यादा बात की इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में, लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? मतलब आपका एक तो लाइफ स्टाइल बहुत ही ऐसा है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। ठीक है ना, पहले का दौर ऐसा था कि हमारे जो बाप दादा थे ना, जिसकी हम बात करें कि भाई 60 के बाद ही हार्ट अटैक होता है, तो उनका फिजिकल एक्टिविटी उनकी बहुत ज़्यादा थी, वो बहुत चलते थे, बहुत फिरते थे। ठीक है, उनका ऐसा होता था कि वो दूर दूर तक जो सफ़र करते थे वो चल के करते थे। हमारे यहाँ मसला ये है कि पीछे गली में दही लेने भी जाना है ना तो फिर हमें बाइक चाहिए होती है, या हम किसी जगह पे इजी लोड करवाने जा रहे हैं तो उसके लिए भी हमें बाइक चाहिए होती है, या कोई छोटा सा घर का सौदा सल्फ भी लेने जा रहे हैं तो हम बाइक पे जा रहे होते हैं, या हम गाड़ी में जा रहे होते हैं। तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है इसमें। तो उस फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से आपको ये सारे इश्यूज होते हैं। और मैंने पहले ही बता दिया कि जब आप ग्लूकोज ले रहे हैं, मतलब आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, वो ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज से एनर्जी मिल रही है जो हम नॉर्मली खा रहे होते हैं। तो सही होता है कि ग्लूकोज हमारा बनता है, लेकिन वो ग्लूकोज ब्लड से सेल में जाता है, सेल फिर उसको जो है ना वो यूज़ करता है एनर्जी के लिए। लेकिन जब आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे तो फिर वो ग्लूकोज जमा होता रहता है, और जब वो यूज़ नहीं होता तो फिर इंसुलिन निकलता है, लेकिन ग्लूकोज ब्लड से सेल में नहीं जाता, ब्लड में ही रहता है, और इंसुलिन भी अपना काम नहीं करता, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सेल इंसुलिन से रेजिस्टेंट होगी। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो सारी चीज़ों की जड़ है। ठीक है, मतलब आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो मसला ये होता है कि वो सारा आपका फैट बढ़ाता रहता है, फैट को यूज़ नहीं होने देता कभी भी। हमेशा याद रखना, इंसुलिन आपका जब भी हाई होगा तो आपको ये होगा कि आपका फैट बॉडी में डिपॉजिट होता जाएगा, लेकिन वो आप कभी भी उसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जब ये फैट बढ़ता रहता है तो ये बहुत सारी बीमारियां, एक तो सेंट्रल ओबेसिटी करवा दें। ठीक है, सेंट्रल ओबेसिटी के साथ साथ ये फैट जाके आपकी आर्टरीज में जाके जमा हो जाता है। ठीक है ना, आर्टरीज को मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ कि खून की वो शरियानें होती हैं जो आपके दिल से खून लेकर जाती हैं पूरी बॉडी में, उसको हम आर्टरीज कहते हैं। ठीक है, और वो ऑक्सीजनेटेड खून होता है, ऑक्सीजन वाला होता है, साफ सुथरा खून होता है। वो साफ खून सारे टिश्यूज में जाता है और उनको ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ठीक है, तो वो आर्टरीज को जो है ना वो सारा आकर उसमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। जब वो डिपॉजिट होती हैं तो आर्टरी का जो अंदर का डायमीटर है, अंदर का जो ल्यूमिन जिसको हम कहते हैं, वो छोटा होता जाता है। ठीक है ना, मतलब एक शरीयान इतनी खुली हुई है, उसके पास आके फैट सारा डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा अंदर, तो ये इतनी खुली रह जाएगी, फिर एक टाइम में इतनी खुली रह जाएगी, इस तरह वो कम होती रहती है। ठीक है, उसमें एक मसला होता है कि गुर्दे पर जो आर्टरी जा रही होती है ना उसको हम कहते हैं रीनल आर्टरी। हार्ट से, दिल से जो ब्लड लेकर गुर्दे की तरफ जा रही है उसको हम कहते हैं रीनल आर्टरी। जब ये रीनल आर्टरी के अंदर ऐसे ही जैसे सब आर्टरीज में डिपॉजिट हो रहा है, ऐसे ही वो रीनल आर्टरी के अंदर भी जाके डिपॉजिट हो जाता है। जब वो डिपॉजिट होता रहता है, एक वक्त ऐसा आता है कि वो इतना उसका दायरा जो है वो छोटा हो जाता है कि वहाँ से ब्लड का फ्लो बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ डालना पड़ता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। आजकल जो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह है वो सबसे बड़ी वजह यही है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। कि आपकी जो रीनल आर्टरी है वो आर्टरी जो हार्ट से ले जाकर ब्लड को दे रही है किडनीज को, जिसको हम रीनल आर्टरी कह रहे हैं, उसमें स्टेनोसिस हो जाती है। उसमें इतना ज़्यादा जो उसका दायरा होता है वो इतना कम हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है ब्लड को जाने के लिए, तो उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, इसी तरह हार्ट अटैक की मैं बात कर रहा हूँ, तो हार्ट अटैक में भी यही होता है कि आपकी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई जा रही है, हार्ट को जो शरियानें खून सप्लाई करती हैं कि वो हार्ट प्रॉपर फंक्शन कर सके,
तो उनमें भी कभी कभी ऐसा ही होता है, मतलब ज़्यादातर ये ऐसा ही होता है कि वहाँ पर फैट आके डिपॉजिट हो जाता है और फिर उसमें भी स्टेनोसिस हो जाती है, उसमें भी रुकावट आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। जब वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है तो फिर एक वक्त आता है कि हमने जिस तरह बताया कि जैसे ब्लड सप्लाई हो रही है तो ऑक्सीजन मिल रहा है, तो वो जब साफ खून जाएगा ही नहीं हार्ट के टिश्यू की तरफ, तो वो हार्ट के टिश्यू को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जब उसको तवानाई नहीं मिलेगी, तो वो हार्ट टिश्यू रुक जाएगा काम करना। तो उसके रुकने की वजह से ही हार्ट अटैक आ रहा होता है। आपके टिश्यू को इस्कीमिया हो जाता है। इस्कीमिया वो कंडीशन होती है जिसमें ब्लड की सप्लाई रुक जाए, इसको हम इस्कीमिया कहते हैं। तो इस्कीमिया हो जाता है, उसकी वजह से ब्लड की सप्लाई रुकती है, आपके हार्ट में बहुत ज़्यादा जोर आता है, जोर आने की वजह से आपको हार्ट अटैक के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। आपके चेस्ट पे इतना शदीद पेन होता है कि आप जो है ना फौरन वो जाते हैं, ईसीजी करवाते हैं, तो पता चलता है कि भाई इसको तो हार्ट अटैक हो गया। ठीक है, तो उस हार्ट अटैक को फिर अगर उस वक्त हम वक्त पर पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में और फिर उस हिसाब से ही उस वक्त ट्रीटमेंट मिल जाती है, तो उस शरियान को खोलने के लिए फिर वो जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, वो उसमें स्टेंट डालते हैं। स्टेंट से वो शरियानें खुल जाती हैं और ये सारा फैट हट जाता है। ठीक है, तो बात ये आती है कि इन सारी चीज़ों की वजह से हमें, मतलब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो एक ही वजह से हो रही हैं, जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मतलब आपका जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो आपकी फैट की डिपोजिशन बढ़ रही है, फैट आपके टिश्यूज़ में जाके पहले लगता है, वहाँ पर फैट की डिपोजिशन होती है, फिर वो जाता है आर्टरीज़ में, आर्टरीज़ में जाके उनकी जो डायमीटर होता है अंदर का, उनका जो दायरा होता है अंदर का, उसको वो छोटा करता रहता है, और छोटा करने की वजह से आपको ब्लड प्रेशर भी होता है, आपको हार्ट अटैक भी होता है, आपको बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, और इसी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपकी जो ब्लड में ट्राइग्लिसराइड है उसका लेवल भी बढ़ जाता है, और आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है जो कि आपके सेल्स से ले जाकर लिवर में फैटी टिश्यूज को ले जाता है और वहाँ पर उसको एज अ एनर्जी यूज़ करवाता है या दूसरे मेटाबॉलिज्म्स में यूज़ करवाता है, वो कम हो जाता है, तो वो फिर उसको नहीं लेकर जा सकता। तो अगर आप अपना बीमारी को या अपनी कंडीशन को एज अ होल ट्रीट करेंगे, मतलब मेटाबॉलिक सिंड्रोम को ट्रीट करेंगे, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।